क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है आपके पास, जिसमें दिया हुआ एट विच टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स। किस टेम्परेचर पे ये डबल हो जाता है, और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो, ये सिर्फ आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस टेम्परेचर पे। तो ये आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ टेम्परेचर दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है एट विच टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड बी डबल। किस टेम्परेचर पे डबल हो जाएगा। तो डबल आपको ये देखना है, इसका मतलब कि वेलोसिटी जो ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है ये देखना होगा। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन एब्सोल्यूट स्केल होता है, उसके लिए। अगर मैं एक के लिए वेलोसिटी v1 कंसीडर कर लूं और दूसरी की वेलोसिटी को v2 कंसीडर कर लूं, तो जैसा ऊपर में हमने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा T1/T2 अंडर रूट में, ठीक है। और जैसा आपको बताया गया है कि पहले तो वेलोसिटी आपकी डबल हो जाएगी, आप पूछा जा रहा है 2v हो रही है, ठीक है, और ये v है, बाद वाली जो वेलोसिटी है वो v है। तो इसमें आप यहाँ पे इसमें अभी जो वैल्यू है ये केल्विन पे है, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आप T+273 अपॉन में 27 आपको दिया हुआ है टेम्परेचर। अगला जो टेम्परेचर है 27 + 273, इस सब का क्या होगा अंडर रूट। ये v और v कैंसिल हो जाना है आपका। तो और अगर आप ये यहाँ पे दैट मीन्स 2/1 2 आप कह लो, और ये स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी जाए तो इधर स्क्वायरिंग हो गई और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो गया T+273 अपॉन में 300। तो ये 4 × 300 which is equal to T+273। तो ये हो गया 1200 - 273 इक्वल टू स्मॉल t जो वैल्यू आनी है। अब माइनस करके आप देखोगे तो लगभग 927। सर इसमें हमने V1 उल्टा नहीं ले लिया, मतलब V1 फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t इन, और ये तो v1/v2 T1/T2। अब जैसे उल्टा लेना है तो उल्टा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसका बी का ऑप्शन आएगा आपके लिए। इसमें दिया हुआ वेव इक्वेशन दिया हुआ है सेकंड वाले क्वेश्चन में। ये इक्वेशन है आपका, t x और y जो है ये सेकंड में है, x मीटर में है, और मीटर और सेंटीमीटर में, मतलब y सेंटीमीटर में है, x मीटर में है और t सेकंड में है। स्पीड ऑफ वेव मांग रहा है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से साफ पता लगता है दिस वन इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड है साइन, और ये ओमेगा t माइनस kx जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उस तरह के इक्वेशन पे ये इस तरह का है। इससे साफ पता लगता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 314 की है। तो ओमेगा इक्वल टू आप 314 ले लो, और k जो है, k जो वेव नंबर से हम लोग लिखते थे, k इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1.57 का है। तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ω/k, है ना, ω/k। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो v इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 314 और अपॉन में हो जाएगा k 1.57। तो आप देखोगे तो सीधा इसका डबल है ये, और डेसिमल हटाओगे तो 200 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग पिच ऑफ 1200
hertz is moving with velocity 50 meter per second towards a stationary person. The velocity of sound is 350 meter per second. The frequency of sound heard by the stationary person. कितना साउंड सुनेगा? तो देखिए, मान लो कि ऐसा है कि जो ऐसा पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर्ड बाय द पर्सन, तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एन से लिख दूं कि एन ए, इस तरह की फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. दिस वन इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पर्सन. तो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले से एन ए इक्वल टू हो जाएगा एन इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. ये फॉर्मूला लगता है इसमें. तो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल जो स्पीड है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो 350 दिया हुआ है, तो ये 350 हो जाएगा इनटू जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसकी 1200 की है, तो इनटू 1200 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड जो 350 है और माइनस जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है. देखिए, मूविंग विद वेलोसिटी इतना टुवर्ड्स द स्टेशनरी पर्सन, तो ये हो जाएगा -50. तो आप सिर्फ सॉल्व कर लेंगे तो 1200 इंटू 350 अपॉन 300, ये 2 0 कैंसिल कर रहा हूं मैं, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो. नहीं होगा ना, हो जाएगा 4 से करोगे. हाँ, तो ये आ जाएगा लगभग 1400 हर्ट्ज का. हाँ जी. तो ये डी ऑप्शन इसका आएगा. ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए. द एयर कॉलम इन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब एंड क्लोज वन एंड है तो मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है. विल बी रेजोनेंस विथ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क at a frequency 260 Hz. The length of the air column is, एयर कॉलम की लेंथ पूछी जा रही है यहाँ पे कि एयर कॉलम की लेंथ क्या होगी. तो देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें इस केस में जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए यूज होता है, तो इसमें मैं बता देता हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू होता है v बाय लैम्डा. और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो आपको याद होगा अगर, तो क्लोज ऑर्गन पाइप कुछ इस तरह से हम लोग बनाते थे, ऐसा बनाते थे, और इसमें जो लेंथ होती थी पाइप की, जो लेंथ होती थी L लेंथ की पाइप हम लोग लेते थे. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की पाइप जो होती थी वो हम लोग L कंसीडर करते थे, और वेवलेंथ जो होती थी वो लैम्डा बाय 4 होती थी. दैट मीन्स यहाँ पे L इक्वल टू लैम्डा बाय 4 हुआ करता था, क्योंकि ये फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता था कुछ इस तरह से ऐसा बना हुआ होता था. तो लैम्डा बाय 4, तो यहाँ से आप लैम्डा इक्वल टू 4L ले सकते हो आप. तो इसकी जगह पे वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो n इक्वल टू v बाय 4L आ जाएगा. और ये जो v बाय 4L है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये कितने के इक्वल है? 260 हर्ट्ज के इक्वल है, जो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है. तो दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो 260 इक्वल टू जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है यहाँ पे, वो आपके पास आप यहाँ पे ले लो 330. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 330 अपॉन में 4 इंटू एल, और यहाँ से एल की वैल्यू अब आप निकाल सकते हो. एल इक्वल टू हो जाएगा 330 अपॉन 260 इंटू 4. ठीक है, तो इसका ये जीरो कैंसिल, और अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 33 और नीचे 26 इंटू 4. एक बार करके देखें. ये वेव जो बन रहा है, ये वाला पर्पल कलर से जो मैं नीचे बना रहा हूँ, ये लैम्डा बाय 4. ठीक है. क्योंकि पूरा अगर वेव ऐसा बनता, ऐसा, तो ये पूरा वेव यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा वेव लैम्डा होता, और इसका आधा अगर अब मैं बात करूं तो इसका आधा लैम्डा बाय 2 होता है. इधर भी लैम्डा बाय 2, इधर भी लैम्डा बाय 2.
और इसका भी आधा हो गया, तो ये लेमडा बाय 4 हो गया। और ये वो आ रही है 0.317, है ना, ये आ रही है। हाँ जी। तो ठीक है, इतने मीटर के लगभग इसकी वैल्यू आ गई। तो लेंथ जो आपका होगा, लेंथ कितना होगा, तो लेंथ होगा जैसे यहाँ पे आप देखो इसके अप्रॉक्स में यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ये अप्रॉक्स में 31.92 है ना, तो ये सी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। If the string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 meter per second, then its frequency will be, अब frequency यहाँ पे उस केस में क्या होगी ये बताना है आपको। यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रिंग ले लिया एकदम फिक्स्ड स्टैंडिंग, ये जो 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की है, ठीक है। अब जैसा ये कह रहा है कि 5 सेगमेंट्स में ये डिवाइड है, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है 5 सेगमेंट्स में, तो देखो कैसा सेगमेंट बनेगा अगर इस स्ट्रेच स्ट्रिंग को हल्का सा वाइब्रेट करा दिया जाए, तो इसकी वाइब्रेशन कुछ ऐसी होगी, देखो और इसके 5 सेगमेंट जो बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे वो देखो। तो पहला सेगमेंट ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सेगमेंट्स इसके बन रहे हैं। और पूरे की पूरी एक लेंथ की बात कही जाए तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक की लेंथ अगर मैं बात करूँ, तो ये लेंथ जो होगी यहाँ तक की, पूरा एक वेव बनता है, तो पूरा एक वेवलेंथ माना जाएगा इसका, जिसको आप बोलोगे लैम्डा। तो इसका मतलब कितने लूप्स बन रहे हैं, कितने मीटर का है, ये सब चीज देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो आपने देखा यहाँ पे कि वो 10 मीटर की है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये 10 मीटर लेंथ का है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग वेव्स आर प्रोड्यूस 10 मीटर लॉन्ग और 5 सेगमेंट्स बन रही हैं, तो 5 लूप्स इन 10 मीटर, कहने का मतलब ये हो गया 5 लूप्स बन रहे हैं इन 10 मीटर, ठीक है। तो 1 लूप का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ 1 लूप, ये होगा आपका एक लूप का लेंथ होगा 2 मीटर का। तो उसी तरह से लेंथ ऑफ 2 लूप अगर देखोगे तो 2 लूप का लेंथ कितना होगा, तो 2 लूप का लेंथ होगा 4 मीटर का, है ना। तो अब लेमडा जो है यहाँ पे, लेमडा कितने के इक्वल है, तो लेमडा एक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने का हो गया 2 और ये 2 4, दोनों एक लेमडा है, मतलब 4 मीटर के इक्वल हो गया। तो लेमडा इक्वल टू आपका वेवलेंथ जो है वो 4 मीटर का हो गया। और जो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड की। तो फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, है ना। तो न्यू मतलब जो न्यू, आप ये न्यू इंटू लेमडा, लेमडा मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और v आपका 20 है, दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो v 20 इंटू न्यू इंटू 4। हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, न्यू ही तो चाहिए कि न्यू कितना आएगा। तो न्यू जो फ्रीक्वेंसी है ये आ जाएगी 20/4, मतलब 5 हर्ट्ज की, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, 4 5 जा 20, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन से 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको। नीचे वाला अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये बिल्कुल डायरेक्ट न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड के लिए, वो फॉर्मूला कौन सा था आप बता सकते हैं यहाँ देख के। बिल्कुल सही, p/ρ था। तो ये फॉर्मूला इसी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज, इक्वेशन दी हुई है
60 cos 1800t minus 6x, where y is in microns, t is in second, and x is in meter. The ratio of maximum particle velocity to the velocity of the wave propagation is, देख के बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से। तो कि भाई इतना माइक्रोन्स करने का मतलब पूरे का पूरा टर्म्स इतना जो हो है ये इंटू 10 पावर माइनस 6 का है, ठीक है, ये इतने के इक्वल हो गया। कि ये तो y तो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये हमें भी पता है। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा, तो वेलोसिटी के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dt कर लो, तो ये वेलोसिटी बता देगा पार्टिकल का। और अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आपका 60 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 पावर माइनस 6, इसको मैंने पहले ले लिया। उसके बाद इंटू, अब ये जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में तो 1800 बाहर भी आएगा, तो 1800 और ये आ जाएगा cos का डिफरेंशिएशन साइन में हो जाता है, तो साइन आप देख लेना डिफरेंशिएशन सही हो रहा है या नहीं। 1800t माइनस 6x ये आ जाएगा। और जहाँ तक वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का सवाल है तो वो आ जाएगा 6 इंटू, अब ये देखो 6 1800 यहाँ पे है तो इसका 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो माइनस हो जाएगा, तो 6 इंटू ये 18 भी ले लो आप साथ में, 6 इंटू 18 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होगी तो ये सारा वैल्यू उस समय पूरा का पूरा साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म अगर 1 होगा तो उस समय के केस में ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो v मैक्सिमम तो समझ में आ गया। तो v वेव के लिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800, ये देखो यहाँ पे जब आप लिखोगे इसको तो ये 1800 ओमेगा जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि ओमेगा आपके पास क्या हो गया, ये आपका ओमेगा है ये जो कि 1800 के इक्वल है, और k जो है k यहाँ पे ये वाला k है आपका जो कि 6 के इक्वल है, तो k इक्वल टू 6 हो गया। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई k होता है, तो 1800 बाई 6 हो जाएगा जो कि 300 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है रेशियो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो आप ये वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन ये 300 निकाला आपने और v मैक्सिमम आपने जो किया है वो ये वैल्यू है, तो इस दोनों का रेशियो करना है। तो v मैक्सिमम इसी यहीं पे कर देता हूँ, v मैक्सिमम बाय v वेव, इसकी रेशियो करोगे आप तो इसका मतलब इतना बाय 300 आएगा, जो कि आप कैंसिल भी करोगे तो 3 ये 100 आ गया, 3 2 जा 6, 18 2 जा 36, तो 36 इंटू 10 पावर ये 2 जीरो और ये 10 पावर माइनस 3, ये 2 जीरो हो जाएगा, 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका यहाँ पे देख के। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, the waves in which the particle of the medium vibrate in direction perpendicular to the direction of the wave motion is known as, तो perpendicular कौन जाता है, longitudinal तो along the length जाता है ना, और ये सिर्फ propagated wave है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो perpendicular तो transverse wave ही जाएगा ना, तो ट्रांसवर्स वेव होता है, बाकी इसमें नन ऑफ दीज है, तो ट्रांसवर्स वेव इसका ऑप्शन होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी इज नॉट कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, कौन सा वेव एनर्जी को कैरी नहीं करता है। बिल्कुल सही बात, स्टेशनरी वेव एनर्जी कैरी नहीं करेगा, शाबाश, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख सकते हो, इफ द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर से इंक्रीज कर दिया गया, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी, टेंशन में क्या चेंजेस आएगा, तो देखिए फॉर्मूला जो स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए n इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t/m,
और इससे साफ पता लगता है कि एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। तो इसका मतलब है टेंशन अगर इंक्रीज करता है 4 टाइम से, ये अगर 4 टाइम से इंक्रीज करेगा तो वैसे केस में फ्रीक्वेंसी जो है चूंकि अंडर रूट में है तो वो बाहर जब निकलेगी तो 2 टाइम्स से ये जो होगी वो इंक्रीज करेगी, तो ट्वाइस हो जाएगी इसका मतलब, है ना। यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि मान लो कि अगर टेंशन को, मैं ये कर रहा हूँ कि टेंशन को आप 4 से मान लो मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितने से इंक्रीज होगी, डबल से इंक्रीज होगी। ये मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये डबल से इंक्रीज होती है इसका मतलब यहाँ कह रहा है देन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी, क्या कह रहा है, जो वाइब्रेशन है ना, फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन इंक्रीज कर रही है बाय फैक्टर ऑफ 2, मतलब अभी कितना था, अभी यूनिट फैक्टर था, लेकिन अभी 2 फैक्टर से ये इंक्रीज कर गया, डबल हो गया, मतलब 2 फैक्टर से इंक्रीज करना मतलब ट्वाइस हो गया। ये ट्वाइस कब होगा, ये तब होगा जब आपका ये जो आप टेंशन देख रहे हो, टेंशन ये 4 टाइम्स हो जाए, तभी तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्वाइस हो सकती है। ये जो नीचे का जो टर्म है ना, ये एम जो है ये मास नहीं है, ये एम जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसलिए हमने यहाँ पे चेंजेस ना देखते हुए सीधा टेंशन को हमने टारगेट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अ रेजोनेंस इन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर resonates with tuning fork of frequency 450 Hz, ignoring एंड करेक्शन, क्योंकि एंड करेक्शन यहाँ पे लेना नहीं है, हमने फॉर्मूला में भी इसकी बात की थी, लेकिन यहाँ पे उसको हटा देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी होगी एयर की, वेलोसिटी साउंड की जो होगी एयर में वो क्या होगी वो पूछा जा रहा है हमारे से। तो देखो यहाँ पे अगर एक एंड क्लोज्ड है ना, बात समझेंगे, जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आप लेते थे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता था, एक एंड क्लोज्ड होता था, तो इस तरह से आप मान लो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना दिया आपने, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पे वेव्स इसके अंदर ऐसा बना दिया। ऐसे ही वेव्स को लेते थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसके लिए आप क्या लिखते थे, आप कहते थे कि ये जी लेमडा है, ये वेवलेंथ है लेमडा, और लेमडा किसके इक्वल होता था, लेमडा इसके लेंथ के, पाइप के लेंथ के इक्वल होता था। तो लेंथ कितनी है देखिए, तो रेजोनेंस इन एयर कॉलम ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया लेंथ हो गई आपकी 0.2 मीटर की। तो इसका मतलब ये जो अब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो लेमडा बाय 4 होता है, आपको पता है अच्छे से। तो इसका मतलब लेमडा बाय 4 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0.2 के इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ से लेमडा आपके पास हो गया 0.8, जो वेव है वेवलेंथ है 0.8 मीटर की आ गई, और फॉर्मूला होता है v इक्वल टू n इंटू लेमडा। तो अब v इक्वल टू n, अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है देखो 450 की, तो 450 इंटू लेमडा 0.8 निकाला है आपने, तो 0.8 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 360, इसका डेसिमल हटा दो 10 आ जाएगा, ये 45 इंटू 8 करोगे तो 360 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड की। लेकिन अभी यहाँ पे हमें देखना है इफ यू टेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम टू बी ट्वाइस, चूंकि कंडीशन यहाँ पे हमारे पास उस तरह का होगा कि अगर ट्वाइस हो जाए जो ट्यूनिंग फॉर्क में आ रही है आपकी, तो वैसे केस में जो स्पीड होगी वो v इक्वल टू आ जाएगी, देखो 2 इंटू 450, इससे पहले क्या था 450 था, अब ये ट्वाइस हो गया मतलब 2 इंटू 450 हो गया, 2 इंटू 450 इंटू 0.8 का हो गया। तो जो भी वैल्यू इसका मतलब ये पहले आ रही थी इसका ट्वाइस करोगे तो 36 का ट्वाइस 720 मीटर पर सेकेंड का आएगा। तो यही ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो उसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव पास हो रही है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 10
साइन पाई 0.02x माइनस 2.00t, जहाँ की x जो है आपका मीटर में है, t सेकेंड में है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द वेव मोशन इज, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? तो अभी जैसे पहले वाले केस में आपने निकाला था मैक्सिमम वेलोसिटी, वहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी निकालोगे आप। पहले डिफरेंशिएट कर लो इसको ताकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट किया जा सके। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन को तो ये हो जाएगा dy बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 10 cos पाई 0.02x माइनस 2t इंटू, अब ये इसका जो डिफरेंशिएट किया होगा तो पाई और इंटू 0.2 ये बाहर आया होगा तो इसको बाहर ले लो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप देखो, कहने का मतलब जैसे ये वैल्यू है तो ये सर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स वाला कांस्टेंट भी डिफरेंशिएट होगा? नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये इसका कोफिशिएंट ये तो 2 तो बाहर आ जाएगा। हाँ सिर्फ 2 ही तो आएगा, हाँ बाकी तो 0 हो गया ना, एक्स के साथ जो था 0.2 वाला। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं इसको, तो इतना वैल्यू आ गया। तो 62 जो वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे नियर अबाउट में 62 पॉइंट समथिंग आता है। अगर देखा जाए तो 62 पॉइंट समथिंग मतलब 63, चूंकि कॉस की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है तो +1 ही होगी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ जी ये 63 को फॉलो करेगा। माइनस तो नहीं लेंगे ना, माइनस जो था 2 के साथ मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं मैं उसके साथ कह रहा हूँ जो टी का कोएफिशिएंट था अंदर उसके साथ। हाँ, इसके साथ टी के कोएफिशिएंट के साथ माइनस लेना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, आप ले भी लोगे तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड जो आएगी तो वो 62 की, चाहे माइनस में मैक्सिमम आए या प्लस में मैक्सिमम आए, मैग्नीट्यूड जो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो आएगी वो 62 या 62 या 63 के अप्रॉक्स ही जाएगी फिर, क्योंकि यही तो v मैक्सिमम देगा ना। 13 में सिर्फ आप जैसे वेव रिप्रेजेंट दिया हुआ है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, और यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में है, whereas x is in सेंटीमीटर and t is in सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है जो इससे पहले भी आपने अप्लाई किया था v इक्वल टू ओमेगा बाई k का, उसको बस अप्लाई कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ए पार्ट आ गया, क्योंकि ये तो इक्वेशन में ही होता है ना kx माइनस ओमेगा टी, तो माइनस तो ऑलरेडी इक्वेशन में है तो माइनस इसलिए हम लोग लेते नहीं है, और ये आपका ए पार्ट आएगा। ओमेगा की वैल्यू आपने रखा होगा 2 और इसका 0.01 डायरेक्ट आ जाएगा 200, बिल्कुल सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, कर 2 कार A and B approaches a stationary observer from opposite sides। ये आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और ये ऑब्जर्वर के पास अपोजिट साइड्स में 2 कार आ रहे हैं, एक कार लेफ्ट साइड से, दूसरी कार राइट साइड से, ठीक है। तो अपोजिट साइड एज शोन इन द फिगर, देन ऑब्जर्वर हियर नो बीट्स, उसको कोई बीट्स नहीं सुनाई दे रहा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न ऑफ द कार बी 504 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न ऑफ द कार ए वाले कार का हॉर्न की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है यहाँ पे। चूंकि देखिए दोनों में ये सवाल ये कर रहा है कि पर्सन हियर नो बीट्स, कोई बीट्स तो सुन नहीं रहा, तो ऐसे केस में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नो बीट्स, देयरफॉर their apparent frequency are the same। तो apparent frequency सेम होगी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ साउंड जो 330 आप लेते हो
अपॉन 330 माइनस 15 जो ये इसका फ्रीक्वेंसी है ए का दिया हुआ है, दोनों की ये जो आएगा ये आप सॉल्व, दिस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, तो दूसरे का जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आर सेम, तो 504 इंटू 330 और यहाँ पे ये हो जाएगा 330 माइनस इसकी स्पीड ऑफ साउंड जो दूसरे वाले कार की है 30। बस इससे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे n और n तो दोनों का, ये 330 दोनों का कैंसिल हो जाना है, ये रह गया 504 इंटू इसको माइनस करोगे तो 315 आ जाएगा अपॉन 300 जो कि लगभग कैंसिल करके 529.2 जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ए आएगी, ए के कार की फ्रीक्वेंसी वो होगी। सर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में कोई रिलेशन था क्या? हाँ बिल्कुल, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन भी है, उसको भी मैं बताऊंगा। चेंज इन फेज का फॉर्मूला है मेरे पास। अच्छा, बता दीजिए सर कैसे होगा। मैं बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, आपको डिस्कस कर दूंगा, अगर क्वेश्चन में आ गया तो उसमें बता दूंगा, अदरवाइज मैं इसको सेपरेटली एक चीज़ बता दूंगा। फेज डिफरेंस में तो आप जो देखिए, फेज मतलब एंगल का जो फेज होता है उसको लेते हैं, पाथ मतलब जो एक्चुअल लेंथ होती है उसके डिफरेंस को लिया जाता है। तो दोनों के फार्मूले भी अलग अलग हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। 15 आप देख रहे हो, ये करा है द टेंशन इन टू पियानोज वायर में दो टेंशन जो है वो 10 न्यूटन की है। द टेंशन इन अ पियानो वायर टू प्रोड्यूस अ नोड ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी, तो कितनी टेंशन होगी अगर डबल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे नोड प्रोड्यूस किया जाए, है ना। द टेंशन इन अ पियानो वायर टू प्रोड्यूस अ नोड ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी, तो वैसे केस में कितना होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन ऑफ द वायर की, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे इंक्रीज करते हो, फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हो, तो डबल करना, इसको अगर आप डबल फ्रीक्वेंसी को करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी टेंशन, वायर की जो टेंशन होगी वो 4 टाइम्स होगी, तभी ये डबल होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आपने टेंशन यहाँ पे कितना, पियानो की वायर का टेंशन 10 न्यूटन लिया है और उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी रही हो, अब आप चाहते हो फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 करना पड़ेगा, मतलब 40 न्यूटन का करना पड़ेगा, तब आपका जो टेंशन, इसकी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्लियर सी बात है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम कह सकते हैं कि 40 न्यूटन इसका आंसर होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी अभी हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था, डिस्कस किया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हो गया एक। बातें देख लेते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का क्वेश्चन। द टू साउंड वेव्स हैव फेज डिफरेंस 60 डिग्री, देन दे विल हैव द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंसेस का कितना होगा, तो देखिए रिलेशन दोनों के बीच की यही है कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि पाथ डिफरेंस, दिस वन इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये रिलेशन होता है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने लैम्डा बाय 2 पाई लिखा है इंटू फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस देखिए 2 साउंड वेव्स है, अब ये 60 डिग्री का दिखा रहा है फेज डिफरेंस, 60 डिग्री कहने का मतलब पाई बाय 3 हो गया, पाई बाय 3 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बाय 6 हो गया, पाथ डिफरेंस निकल गया लैम्डा बाय 6 डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सिंग्स विथ फ्रीक्वेंसी n, एक B sinks with frequency 1/8 that of A. If the energy remains the same, the amplitude of A is
देन एम्पलीट्यूड ऑफ बी, अगर ए की एम्पलीट्यूड ए है, आ है, ये जो स्मॉल ए से दिखाया गया है, तो बी की एम्पलीट्यूड क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए, जो एनर्जी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अप्लाई होगा। एनर्जी ऑफ साउंड वेव, दिस वन इज इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्मॉल ए का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए का स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी इनटू रो। इतना सारा बड़ा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया ये सारा चीज़ सब क्या क्या है। ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब एयर का है। और एनी अदर मीडियम के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप इवन अगर पहले वाले की एनर्जी की बात करें तो 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर वी और रो। और अगर नया एनर्जी आपको चाहिए यहाँ पे, तो इस नए एनर्जी में आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 1/8 हो जाती है, ए की 1/8 हो रही है, तो ए के 1/8 हो रही है, तो ये पहले वाला जो ए है इसका 1/8 तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसके बारे में कि ये जो यहाँ पे मैं 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 8 इसकी स्क्वायरिंग अप हो रही है यहाँ पे, इनटू यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर वेलोसिटी इनटू रो। और दोनों ही केस में ये बताया जा रहा है कि एनर्जी जो है दोनों इक्वल है, E1 इक्वल टू E2 है ना। तो वैसे केस में ये देखिए यहाँ पे, इफ द एनर्जी रिमेन्स सेम, तो एनर्जी रिमेन्स सेम, तो यहाँ पे मैंने दोनों पहले वाले की एनर्जी और दूसरे वाले की एनर्जी को मैंने इक्वल कर दिया है। तो अब इस दोनों को भी आपको इक्वेट करके इक्वल करना पड़ेगा। जब आप इक्वल करोगे तो क्या क्या चीज़ रहेगा और क्या कैंसिल होगा वो देखने वाली बात होगी। तो मैं दूसरे कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। 2 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, रो कैंसिल होना है, वी कैंसिल होना है। तो जो बच गया है उस पर बात कर लेते हैं। तो एक ए स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 64 इंटू ये वाला ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर। बाकी ये न्यू स्क्वायर और ये न्यू स्क्वायर ये वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये ए जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 8 ए के इक्वल, और यहाँ पे ये बी ऑप्शन को फॉलो करता है।